नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। जो क्वेश्चन अक्सर 15 मार्क्स में पूछा जाता है पेपर में। तो आज इसी टॉपिक को हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। डिटेल में इसका आंसर समझेंगे। पिछले दो वीडियो हमने जारी किए हैं जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री के अलावा हिस्टोपैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। आप सभी ने उनको देखा होगा अच्छे तरीके से, उनको उनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और अभी तो एग्जाम पोस्टपोन होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। फिर भी आप जो टेंटेटिव डेट दी गई एग्जाम की, उसी एग्जाम की डेट को मान करके आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए और पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए। हमने दो वीडियो जो जारी किए हैं, दो सब्जेक्ट, मुझे उम्मीद है कि आपने काफी अच्छे से पढ़ लिया होगा, उसको तैयार कर लिया होगा। तो आज हम शुरू करते हैं अपना बायोकेमिस्ट्री में मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इन बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी। अक्सर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन अब एग्जाम में कई बार क्या हो रहा है कि पैटर्न जो है वो चेंज होता जा रहा है। एग्जामिनर जो है रटे रटाई क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको रखने की बजाय कुछ नए क्वेश्चन रख रहे हैं और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो नॉलेज का डेप्थ है उसको देखना चाह रहे हैं कि आपको किस हद तक नॉलेज है। तो इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो जनरली बनते नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन बनेंगे तो कई बार ये पूछ सकता है कि टाइप ऑफ रिकॉर्ड इन बायोकेमिस्ट्री लैब। बायोकेमिस्ट्री लैब में कौन कौन से रिकॉर्ड किस प्रकार के होते हैं, उनके टाइप आपसे पूछ सकता है। या छोटा सा एक पूछ सकता है कि मैनेजमेंट और मेंटेनेंस रिकॉर्ड के बारे में आप 2 मार्क्स में क्या लिख सकते हैं आप। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स में ही आपके आता है। तो आज हम इसको इस पूरे के पूरे वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको बहुत कुछ डिटेल अलग से ढूंढने की जरूरत है। आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं बताऊंगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से ही इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे लगता है कि लगभग अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स का आता है तो आपको 15 मार्क्स आपके रखे हैं, समझिए। ठीक है, तो टॉपिक हमारा मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन बायोकेमिस्ट्री लैब। देखिए जनरली क्या होता है कि मैनेजमेंट और मेंटेनेंस चाहे आप बायोकेमिस्ट्री में रिकॉर्ड करें, चाहे माइक्रोबायोलॉजी में करें, चाहे हेमाटोलॉजी में करें। ठीक है, थोड़ा सा जो इसके रजिस्टर्स के नंबर या रिकॉर्ड्स के जो नेम्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जनरली एक ही तरह के जो रिकॉर्ड होते हैं वो सभी लेबोरेटरीज में यूज किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप एक तैयार करते हैं तो इसमें आपका हेमाटोलॉजी का भी तैयार हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री के अतिरिक्त आपका माइक्रोबायोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी में भी अगर क्वेश्चन पूछता तो आप आसानी से इसी के आधार पर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अपन ओवरव्यू समझते हैं सबसे पहले कि इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, इस टॉपिक को आंसर हम किन किन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं, ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो एक ओवरव्यू समझिए कि हमें इस टॉपिक में आंसर लिखना कैसे है, किन किन हेडिंग्स को डालकर किन किन किस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब ये टॉपिक हमारे प्रश्न में, हमारे पेपर में आता है तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, अभी मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूं, मैंने यहाँ पर सारे के सारे ओवरव्यू में डाल करके हेडिंग रखा हुआ है। फिर इसके बाद हम एक एक करके इनकी डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इन बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी में इसका इंट्रोडक्शन हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से 4 लाइन में हम इसका इंट्रोडक्शन दे देंगे। इसके बाद हम रिकॉर्ड की डेफिनेशन बताएंगे, रिकॉर्ड आखिर होते क्या है, रिकॉर्ड क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो रिकॉर्ड की एक डेफिनेशन बता दें, क्योंकि आपसे पूछा ना कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इन बायोकेमिस्ट्री लैब। मैनेजमेंट भी पूछा कि आप मैनेज कैसे करेंगे रिकॉर्ड्स को और इनका मेंटेन कैसे करेंगे रिकॉर्ड को। तो डेफिनेशन हम किसकी देंगे, रिकॉर्ड्स के बारे में हम डिफाइन करेंगे कि रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो दो दो या तीन तीन लाइन में हम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बता देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जैसे कि इसमें पूछा, देखिए मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, तो हमारे रिकॉर्ड मैनेजमेंट करने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम रिकॉर्ड का मैनेजमेंट करते हैं, उनका मेंटेनेंस करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। तो टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड में हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ें कि बायोकेमिस्ट्री में रिकॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के रिकॉर्ड रख सकते हैं। और देखिए इसी में से आपके ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड पूछे तो लाइन से 3-4 रिकॉर्ड के नाम आप लिख दिए, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट आपसे पूछ सकता है, 10 मार्क्स का ही पूछ सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं ओवरव्यू आपका है स्पेसिमेन वाइज रिकॉर्ड मेंटेनेंस। अब बायोकेमिस्ट्री में स्पेसिमेन कौन कौन से आ रहे हैं, तो स्पेसिमेन वाइज आप कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस। रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने के क्या मेथड्स होते हैं, ये इस क्वेश्चन इस टॉपिक पे, इस
में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी। बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी के इसेंशियल रिकॉर्ड कौन कौन से होते हैं, आवश्यक रिकॉर्ड कौन कौन से होते हैं जिन्हें आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है, आपको रखना ही है। फिर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पर ना इसेंशियल रिकॉर्ड में थोड़ी सी ये चीजें आ जाएंगी, इसको मैंने अलग से ओवरव्यू में दिखा दिया है। तो मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट रिकॉर्ड, इक्विपमेंट रिकॉर्ड आप कैसे मेंटेन करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड, देखिए बेसिक बेसिक चीजें हैं लेबोरेटरी में, अगर आपने काम किया है, आपने आप ट्रेनिंग के दौरान गए हैं तो आपने देखा होगा कि लेबोरेटरीज में किस तरह के रिकॉर्ड जो है वो रखे जा सकते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरेज एंड सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, अब ये रिकॉर्ड का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है स्टोरेज एंड सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड। इनकी सुरक्षा भी हमको करना है। जब जो रिकॉर्ड हमारे पास में, जैसे हम रजिस्टर्स बनाते हैं लेबोरेटरीज में, एक रजिस्टर कंप्लीट हो गया या एक मंथ का हमारा रजिस्टर कंप्लीट हो गया, अब उस रजिस्टर को हमको कब तक सुरक्षित रखना है, कितने सालों तक रखना है और कैसे रखना है, ये इसमें हम देखेंगे स्टोरेज एंड सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड में। नेक्स्ट है आपका रिटेंशन एंड डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड। अब जिंदगी भर तो नहीं रखेंगे कोई भी रिकॉर्ड, ठीक है, एक निश्चित सीमा में, एक निश्चित अवधि के लिए हम कोई भी रिकॉर्ड रखते हैं। तो रिटेंशन और डिस्पोजल कैसे करेंगे, उसका कितने वर्षों के बाद, हमको 2 साल रखना है, 4 साल रखना है, 10 साल रखना है, 50 साल रखना है, कब तक हमको उस रिकॉर्ड को संधारित करके रखना है, उन रिकॉर्ड को स्टोर करके रखना है। तो ये हम इस बिंदु में देखेंगे रिटेंशन एंड डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। एक निश्चित समय अवधि के बाद में, एक टाइम पीरियड के बाद में हम रिकॉर्ड जो होते हैं क्या करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो देखिए ये ओवरव्यू अगर आप समझ गए होंगे कि इन बिंदुओं के आधार पे हमारा पूरा का पूरा ये टॉपिक बेस्ड है, ठीक है। ये जितने बिंदु मैंने इस पे बताए हैं, इन बिंदुओं को बस आप डिटेल इनका आंसर करते जाएंगे और अब ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर 15 मार्क्स का आएगा तो भी आपको इस तरह से पूरा आंसर करना है। 2 मार्क्स का अगर पूछेगा तो बीच बीच में से कहीं से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आप ये पूरा इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो चाहे 2 मार्क्स का है या 10 मार्क्स का है, आपसे आंसर आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसके डिटेल समझ लेते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले समझते हैं हम इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, क्लिनिकल लेबोरेटरी में रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट एवं मेंटेनेंस अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। क्लिनिकल लेबोरेटरी हो चाहे किसी भी प्रकार की लेबोरेटरी, उसमें रिकॉर्ड का मैनेजमेंट और मेंटेनेंस अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। इसमें एरर्स की संभावना कम होती है, या कई बार हम टेस्ट लगाते समय कोई गलती कर रहे हैं, उस गलती को ट्रेस आउट किया जा सकता है, या किसी भी प्रकार का मेडिको लीगल समस्या होने पर रिकॉर्ड ही हमें क्या करते हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, अगर हमने सही तरीके से सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कर करके जो भी टेस्ट परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल लेबोरेटरी में रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट एवं मेंटेनेंस अत्यंत आवश्यक है। रिकॉर्ड्स लेबोरेटरी की एक्टिविटीज, अब लेबोरेटरी में आप क्या काम कर रहे हो, क्या एक्टिविटी हो रही है लेबोरेटरी में, उसका भी एक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड में पूरी चीजें शो होती हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड लेबोरेटरी की एक्टिविटीज, टेस्ट, इंस्ट्रूमेंट्स, रिएजेंट, रिजल्ट एवं क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है लेबोरेटरी की एक्टिविटीज में, लेबोरेटरी में क्या काम हो रहा है आपके पास, जैसे लेबोरेटरी में कितने तरह के टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं इस लेबोरेटरीज में, ठीक है। उसकी पूरी एक लिस्ट होती है कि हमारी लेबोरेटरी में इतने तरह के टेस्ट जो है परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो लेबोरेटरी की एक तरह से टेस्ट की लिस्ट हो गई। इंस्ट्रूमेंट, अब मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास में 4 दिन से खराब पड़ा हुआ है या 5 दिन से खराब पड़ा है, टेस्ट नहीं लग रहा, इंस्ट्रूमेंट ब्रेक डाउन हो गया है, उसी कंप्लेन आपने अपने हायर जो भी ऑफिसर्स हैं या जो भी आपके टेक्निकल ऑफिसर, उनको आपने सूचना दी हुई है, लेकिन फिर भी वो इंस्ट्रूमेंट अभी तक मेंटेन नहीं हो रहा है। अब उसी बीच अगर कोई किसी प्रकार का कोई लीगल इशू हो जाए और आप इसमें बता, आपके जो सीनियर ऑफिसर्स आते हैं वो आपको बताएं कि ये इंस्ट्रूमेंट कब से खराब है, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। अगर आपने जब ये इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ था प्रॉपर उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है कि आज की डेट में ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये ब्रेक डाउन है, ये इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर टेस्ट इसमें से नहीं लग पा रहा है, काम नहीं हो रहा, और हमने संबंधित जो टेक्निकल ऑफिसर उसको सूचना दी है, और उसमें डेट और टाइम डाल के आप साइन कर सकते हो। जब भी कभी कोई आएगा तो आप उस सीनियर ऑफिसर को दिखा सकते हैं कि हमारे पास रिटन में डॉक्यूमेंट्स, हमने इस इंस्ट्रूमेंट की जानकारी दी है कि ये ब्रेक डाउन है और इसकी सूचना हमने दी है, इसका रिमाइंडर हमने दिया है, और प्रॉपर रिटन में आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है। तो ये आपको ये डॉक्यूमेंट्स ही आपके क्या करते हैं, लीगली प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक तो लेबोरेटरी की एक्टिविटीज हो गई, आप जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे टेस्ट आपके पास में होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन से लिस्ट में। और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, रिएजेंट के बारे में, अब आपके पास में क्या क्या रिएजेंट उपलब्ध है, रिएजेंट का स्टॉक कितना है, रिएजेंट कब से आपके पास में रिएजेंट शॉर्टेज हो रही है, ये सारा कुछ लिखित में अगर आपके पास में रहेगा तो आपका जो काम है काफी अच्छा माना जाएगा, ठीक है।
एवं क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जैसे आप लेबोरेटरी में किसी भी मशीन को ऑपरेट करते हैं, तो आप पर डे का एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट लगाते हैं कि आज हमारी मशीन का जो कंट्रोल है वो इस रेंज में आया हुआ है, और इसके बाद फिर आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें गलती की संभावना कम होती है। और डेली का क्वालिटी कंट्रोल का चार्ट अगर आप मेंटेन करके रखते हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, जब भी कभी कोई टीम आती है इंस्पेक्शन के लिए विजिट में, तो आप उस रिकॉर्ड्स को दिखा सकते हैं कि हमारी लेबोरेटरी में संबंधित जो मशीन है उसका पर डे हम क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं, इसके बाद ही हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जो आपके काम को दिखाता है कि आपने सही तरीके से काम किया है। तो इसलिए सोचिए रिकॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है, और ये रिकॉर्ड आपको कितने समय तक, कब तक सुरक्षित रखना है, लंबे समय तक इस रिकॉर्ड को, वो मैं भी आगे बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो आप इतना समझिए कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं, आप कुछ भी काम करेंगे उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर होगा तो वही आपके काम को शो करेगा, वही आपके काम को प्रदर्शित करेगा कि आपने क्या काम किया है। ठीक है, अब देखते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, एक बार और इंट्रोडक्शन समझा देता हूं। क्लिनिकल लेबोरेटरी में रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट एवं मेंटेनेंस अत्यंत आवश्यक है। रिकॉर्ड्स लेबोरेटरी की एक्टिविटीज, टेस्ट इंस्ट्रूमेंट, रिएजेंट, रिजल्ट्स एवं क्वालिटी, रिजल्ट्स का मतलब है टेस्ट रिजल्ट्स से, ठीक है, रिजल्ट्स एवं क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट आपका डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था ना ओवरव्यू पढ़ाते समय, रिकॉर्ड का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड वे लिखित या डिजिटल दस्तावेज होते हैं। मतलब वे लिखित हो सकते हैं या तो डिजिटल हो सकते हैं। आजकल तो डिजिटल का जमाना है, तो डिजिटल रिकॉर्ड भी मेंटेन किए जाते हैं। तो रिकॉर्ड वे लिखित या डिजिटल दस्तावेज होते हैं जिसमें लेबोरेटरी में हुई गतिविधियों, परीक्षणों, रिपोर्ट्स आदि का विवरण होता है। तो इसका मतलब समझ में आया। अगर रिकॉर्ड्स के बारे में आपसे पूछता है कि लेबोरेटरी रिकॉर्ड 2 मार्क्स का पूछता है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, और थोड़े से डिटेल बता दें कौन कौन से रिकॉर्ड लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं, उनके नाम लिख देंगे तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर से एक बार समझिए, रिकॉर्ड में लिखित या डिजिटल दस्तावेज होते हैं जिसमें लेबोरेटरी में हुई गतिविधियों, यानी कि लेबोरेटरी में जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, परीक्षणों मतलब इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट, रिपोर्ट्स आदि का विवरण होता है। मतलब लेबोरेटरी में सारी कुछ जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हो, आपके पास रेजेंट कितना है, आपके पास में मशीन कौन कौन सी है, टेस्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से टेस्ट का कितना क्या कंट्रोल है, ये सारे रिकॉर्ड जिसका आप या तो लिखित में या तो डिजिटल में आप ये दस्तावेज रखते हैं, यही क्या कहलाते हैं, रिकॉर्ड कहलाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस, रिकॉर्ड मैनेजमेंट। रिकॉर्ड मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हम क्यों कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है तो बस यही कर लेते हैं, इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए तो हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7 पॉइंट के आधार पे मैंने बताया है कि लेबोरेटरी के रिकॉर्ड मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है लेबोरेटरी की गतिविधियों का स्थायी प्रमाण देना। अब आपने आज कोई काम किया है, अगर आप उसका रिटन डॉक्यूमेंट रखते हैं तो आप उसको 2 साल, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी किसी को दिखा सकते हैं कि हमने इस डेट में ये काम किया था। ठीक है, और अगर आप इसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, आप कोई भी काम करेंगे, कितना भी अच्छा काम करेंगे, उस काम का अगर आप उस काम को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, उस काम को बता नहीं पा रहे हैं दस्तावेज के माध्यम से, तो आपका काम क्या है, शून्य माना जाएगा। ठीक है, तो लेबोरेटरी की गतिविधियों का स्थायी प्रमाण देना, हम लेबोरेटरी की गतिविधियों का स्थायी प्रमाण किससे दे सकते हैं कि हम डेली जो काम करते हैं, डेली जो टेस्ट लगा रहे हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल, उनका सब पर रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लेबोरेटरी में जो एक्टिविटीज हो रही है उसका हम एक स्थायी प्रमाण दे पा रहे हैं, इसलिए हम रिकॉर्ड का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा एक्यूरेसी ऑफ क्वालिटी मेंटेन करना। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी एंड क्वालिटी मेंटेन करना। एक्यूरेसी, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जैसे पर डे आप कंट्रोल लगा रहे हैं, अगर किसी मशीन का कंट्रोल, किसी टेस्ट का कंट्रोल लिमिट से या आउट ऑफ लिमिट आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, वापस उसका कंट्रोल लगाएंगे। जब तक कि मशीन आपकी कंट्रोल से पास नहीं होती है तो आप टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट परफॉर्म तभी आप करेंगे जब आपकी मशीन सही होगी, उसका कंट्रोल सही होगा। तो इससे आपकी क्या बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और क्वालिटी बढ़ेगी। आप एक गुणवत्तापूर्ण रिजल्ट मरीज को उपलब्ध करवा पाएंगे। आप मरीजों की जान बचाने में क्या एक अच्छा सहयोग कर पाएंगे। आप क्वालिटी आउटपुट काम कर पाएंगे। आप अपने रिजल्ट को, जो टेस्ट रिजल्ट आ रहा है, बेहतर तरीके से उसको मरीज को उपलब्ध करवा पाएंगे। तो एक्यूरेसी और क्वालिटी मेंटेन करना भी इसका एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तीसरा है किसी एरर या डिस्क्रिपेंसी को ट्रेस करना। अब मान लीजिए आपने कोई टेस्ट लगाया, समझिए अगर आपने एलाइजा लगाया है, एलाइजा से एचआईवी टेस्ट लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी लगाते हैं, डेंगू का टेस्ट लगाते हैं। आप समझिए, आप अगर डेंगू लैब में हैं, आप डेंगू का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर आपने कभी डेंगू लैब में आपने काम किया है, या आपने डेंगू लैब में आपने ट्रेनिंग की, तो आपको पता होगा
कि एलाइजा से डेंगू का टेस्ट करने में लगभग 2 से 3 घंटे, कई बार कुछ किट ऐसे आते हैं जिनमें 4 घंटे का समय भी लगता है एक बार टेस्ट परफॉर्म करने में। तो इस बीच अगर कहीं पर कोई गलती हो गई, कोई डिस्क्रिपेंसी हो गई, तो सोचिए फिर से पूरा टेस्ट परफॉर्म करना पड़े, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, और साथ साथ वो पेशेंट कितना सफर करेगा, है ना, जो डिलेड रिपोर्ट आप उसको देंगे। तो क्या होता है, कहीं पर कोई अगर गलती हो रही है तो आप प्रॉपर, अगर लिखित में आपके पास एक प्रोटोकॉल है तो आपको स्टेप बाय स्टेप कौन सा टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है, तो गलतियों की संभावना कम होती है। अगर कहीं पर आपने कोई गलती की तो आप उस रिटन डॉक्यूमेंट की सहायता से, उस प्रोटोकॉल की सहायता से आप उस गलती को समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये गलती की, इसको ये सुधारना है हमें। ठीक है, तो किसी एरर को, कोई एरर आ रहा है टेस्ट रिजल्ट में, तो किसी एरर को या कोई डिस्क्रिपेंसी हो रही है उसको ट्रेस करने में भी ये मदद होती है इससे, रिकॉर्ड से। ठीक है, तो ये इसका एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। फिर नेक्स्ट है ऑडिटिंग एवं एक्रीडेशन में सहायता करना। ऑडिटिंग मतलब साल भर में आपने जो काम किया, जब उसकी ऑडिट होती है तो ऑडिट आप क्या दिखाएंगे, आप रिकॉर्ड जो आपके पास में होगा वही आप दिखाएंगे, तो ऑडिट में आपको हेल्प मिलती है। एक्रीडेशन, एक्रीडेशन कैसा होता है, अब अगर आप एक स्टैंडर्ड, एक क्वालिटी वाला काम कर रहे हैं, क्वालिटी आउटपुट दे रहे हैं अपनी लेबोरेटरी में, तब आप क्या कर सकते हैं, अपनी लेबोरेटरी को आप आईएसओ से सर्टिफाई करा सकते हैं, आप अपनी लेबोरेटरी को एनएबीएल से सर्टिफाई करा सकते हैं, इनक्वास्ट का सर्टिफाइड, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस के जो सर्टिफाइड होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं, कि एक मानक के, इस अस्पताल का एक मानक है, इस लेबोरेटरी का एक स्टैंडर्ड है, इस मानक स्तर पर ये काम कर रही है, तो आप उसका एक्रीडिएशन भी करा सकते हैं। किसकी सहायता से, रिकॉर्ड की सहायता से करा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा हो तो कमेंट तो कम से कम कर दो कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका लीगल या मेडिको लीगल मामले में साक्ष्य प्रदान करना। अब मान लीजिए किसी लीगल या मेडिक, कोई पेशेंट आपके पास में आता है, आपने उसका सैंपल लिया और आप रिपोर्ट उसको प्रोवाइड कराई, अब वो आपके पास में 2 दिन 4 दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद में आता, आप कहता है कि आपने गलत रिपोर्ट दी है, या आपकी रिपोर्ट मैच नहीं हो रही, या रिपोर्ट सही नहीं है, तो वो एक लीगल केस, मेडिको लीगल केस भी बन सकता है। तो यही रिकॉर्ड आपको क्या होंगे, उस मेडिको लीगल या लीगल केस से आपको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। जब आप प्रॉपर वे में पूरे प्रोटोकॉल में सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, तब आपको क्या करेंगे, मेडिको लीगल लीगल केस से आसानी से आप बच सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिसर्च और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मदद करना। रिसर्च, बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो रिसर्च बेसिस होते हैं, और बहुत सारे आंकड़े जो होते हैं हेल्थ वाइज आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, है ना, नीति आयोग और बहुत सारी चीजों में, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में, उनका विश्लेषण करने में एक डेटा आप प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है एफिशिएंट लेबोरेटरी मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो लेबोरेटरी मैनेजमेंट, आपकी लेबोरेटरी बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो एक एफिशिएंट लेबोरेटरी मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना भी रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो 7 बिंदुओं के आधार पर मैंने आपको बताया कि हमारे क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं रिकॉर्ड मैनेजमेंट के। क्लियर है? वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं, जिससे मोटिवेशन मिल सके कि आपको इसी तरह के और अच्छे अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड करें। अब देखिए, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 बिंदुओं के आधार पर हमने बताया कि रिकॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, प्रशासनिक रिकॉर्ड क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, तो इसके अंतर्गत स्टाफ डिटेल। अब देखिए, जो एडमिन होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा आपके लेबोरेटरी का, वो क्या करेगा, उसके पास से पूरी स्टाफ डिटेल होगी, उसका रिकॉर्ड होगा। ड्यूटी रोस्टर, वो ड्यूटी रोटेशन में कब लगाएगा कि मॉर्निंग किसकी ड्यूटी है, इवनिंग किसकी ड्यूटी और नाइट ड्यूटी किसकी है, तो स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर उसके पास में होगा। अटेंडेंस रजिस्टर उसके पास में होगा। ट्रेनिंग रिकॉर्ड, कौन कौन से ट्रेनिंग हमारे लेबोरेटरीज के लिए, जो टेक्नीशियंस हैं या जो भी वहां पर वर्कर हैं, उनके लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग कराई जा रही है, उन ट्रेनिंग से संबंधित रिकॉर्ड होगा। मीटिंग मिनट्स होंगे, अगर आपसे लेबोरेटरी से संबंधित कोई मीटिंग मिनट्स, कोई मीटिंग हो रही है, कोई समीक्षा बैठक हो रही है, तो मीटिंग मिनट्स का रिकॉर्ड उनके पास होगा। और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन आदि इसमें सम्मिलित रहते हैं, तो कौन सा टेक्नीशियन और कौन सा वर्क एम्प्लॉय क्या काम करेगा लेबोरेटरी के अंदर, तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड भी उनके पास में रहता है। तो सबसे पहला आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, इसके अंतर्गत स्टाफ डिटेल्स, ड्यूटी रोस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, मीटिंग मिनट्स, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन आदि रिकॉर्ड सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो रिकॉर्ड है वो क्या होगा, टेक्निकल रिकॉर्ड। पहला हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, दूसरा हो गया टेक्निकल रिकॉर्ड। टेक्निकल रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म, टीआरएफ। टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म का मतलब कि जब पेशेंट लेबोरेटरीज में आपके पास में आता है तो उसके हाथ में एक स्लिप होती है या पर्ची होती है, जिसमें क्या लिखा रहता है, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन इस पेशेंट के करने हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म। उस टीआरएफ फॉर्म में सारी डिटेल्स होती है पेशेंट की,
एवं रिजल्ट रिपोर्ट्स अब जब सैंपल आपने ले लिया, टेस्ट आपने लगा दिया, तो आप क्या करोगे, रिजल्ट प्रोवाइड कराओगे। तो जो रिजल्ट जनरेट होंगे, जो रिजल्ट निकल के सामने आएंगे, उसका एक रिकॉर्ड आपके पास भी रहेगा, ठीक है। फिर क्वालिटी कंट्रोल, आपने मशीनों पर जो क्वालिटी चेक किया है, डेली क्वालिटी कंट्रोल आपने लगाया है, उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल का चार्ट होना चाहिए आपके पास में, डेली क्वालिटी कंट्रोल चार्ट, ठीक है। कैलिब्रेशन, आपने मशीनों को कैलिब्रेट करवाया है, कितने कितने दिनों में, साल भर में, 6 महीने में, जो मशीनों का कैलिब्रेट आपने करवाया है कि मशीन आपकी सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो कैलिब्रेशन रिकॉर्ड भी एक आपका टेक्निकल रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है। एंड मेंटेनेंस लॉग्स, ठीक है, डेली का मेंटेनेंस लॉग्स होगा या वीकली या 6 मंथ में एक बार अगर आप मेंटेनेंस करा रहे हैं मशीनों को, तो मेंटेनेंस लॉग होगा। जनरली डेली मेंटेनेंस लॉग बुक मेंटेन की जाती है कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉपर फंक्शनल है कि नॉन फंक्शनल है, ठीक है। तो डेली मेंटेनेंस लॉग में उसको एंटर करते हैं। एसओपीज आदि सम्मिलित होती है। एसओपी का क्या मतलब होता है, ठीक है। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। मतलब जो जिस जिस प्रोसीजर के तहत आप कोई मशीन को, कोई टेस्ट को रन कर रहे हैं, उसके पास उसके लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए। उसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही आप टेस्ट परफॉर्म करना है आपको, या मशीन को ऑपरेट करना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में सिर्फ क्या होता है, एक आपके पास एसओपी होगी जिसमें सारा कुछ लिखा होगा कि सबसे पहले, जैसे हम मान लीजिए कोई मशीन चालू करते, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक आपके पास में पूरा पूरा एक लिखित दस्तावेज होगा, जिसके माध्यम से आपको क्या करना है, टेस्ट को परफॉर्म करना है। मान लीजिए ये कोई मशीन है आपके पास में, माइक्रोस्कोप है मान लीजिए आपके पास में, ठीक है। आप माइक्रोस्कोप, या ये समझिए कि आपके पास में इंक्यूबेटर मशीन है, ठीक है। ये इंक्यूबेटर मशीन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें लिखा रहेगा कि मशीन का नाम, ये इंक्यूबेटर है, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग में। अब ये फंक्शन कैसे करेगा, तो पहला पॉइंट लिखा होगा इसमें कि सबसे पहले मशीन का स्विच ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन इंक्यूबेटर, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिखा रहेगा स्विच ऑन इंक्यूबेटर। इसके बाद सेकेंड नंबर पे लिखा रहेगा कि आपको इसका टेम्परेचर सेट करना है, तो सेट टेम्परेचर ऑन 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर क्या करना है, इसके बाद आपको जो भी, जिस भी आपको मान लीजिए कल्चर प्लेट को इंक्यूबेट करना है, तो इसके अंदर आपको रखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे इसके बाद, पूरा एक तरह से मतलब एक लिखित में आपके पास में एक गाइडलाइन होती है, एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल लिखित में होता है कि कैसे आपको इस मशीन को ऑपरेट करना है, या कैसे किसी टेस्ट को परफॉर्म करना है, स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में लिखा रहता है, जानकारी रहती है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, चाहे वो मशीन से संबंधित हो, चाहे किसी टेस्ट से संबंधित हो, उसके बारे में सारी लिखित में डिटेल होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी एसओपी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको उस मशीन को ऑपरेट करना है या उस टेस्ट को रन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो देखिए दो हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड हो गया और आपका टेक्निकल रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड। क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड क्या होता है, इसके अंतर्गत इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल डेटा, रिएजेंट, इक्विपमेंट वैलिडेशन रिपोर्ट आदि सम्मिलित होती है। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ये डेटा क्या होता है। इंटरनल क्वालिटी का मतलब है डेली आप मशीन पर जो क्वालिटी कंट्रोल रन कर रहे हैं, डेली आप जो कंट्रोल रन कर रहे हैं और उसका एक रिकॉर्ड आपके पास में, वो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल डेटा कहलाएगा। और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इक्वास, EQAS, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि बाहर की लेबोरेटरी से या किसी बड़े संस्थान की लेबोरेटरी से आपके पास में कुछ सैंपल भेजे जाएंगे, और उन सैंपल को आप अपने यहाँ की मशीनों पर रन करके उनका रिजल्ट जो होता है वो संबंधित संस्था को भेजेंगे जहां से आपके पास में सैंपल आए हैं। और ये रिपोर्ट जो सैंपल आपके पास में आ रहे हैं, उस संस्था के पास पहले से उनके रिजल्ट जो है वो मौजूद हुए, वो उनके पास में रिजल्ट डेटा पहले से मौजूद है। फिर आपने जो रिजल्ट दिया है और उस संस्था के पास जो रिजल्ट है, दोनों को कंपेयर किया जाएगा कि आपके रिजल्ट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से एक्सटर्नल क्वालिटी है। आपकी मशीनों की क्वालिटी, आपके जो टेस्ट आप लगा रहे हैं उनकी गुणवत्ता चेक करने का एक विशेष प्रकार से ये एक तरह से प्रावधान रहता है लेबोरेटरीज में, ठीक है। तो ये इक्वास कहलाता है। अननोन सैंपल आपको दे दिए जाएंगे जिनका रिजल्ट आपको नहीं पता, लेकिन उस संस्था के पास उसके रिजल्ट पहले से मौजूद हैं। आप जब उन सैंपल को अपनी मशीनों पर रन करेंगे, उनका रिजल्ट जब आप संबंधित संस्था को भेजेंगे, तो रिपोर्ट कंपेयर करके आपको बताया जाता है कि आपकी मशीन सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल डेटा कहलाता है। नेक्स्ट है रिएजेंट इक्विपमेंट वैलिडेशन रिपोर्ट। अब इक्विपमेंट वैलिडेशन क्या होता है कि आपका इक्विपमेंट प्रॉपर तरीके से वैलिड है, ये जनरली कैलिब्रेशन रिपोर्ट के आधार पर इसका वैलिडेशन तय किया जाता है कि ये आपकी मशीन प्रॉपर कैलिब्रेट है, प्रॉपर उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो आपका जो इक्विपमेंट है वैलिड है या नहीं है।
इक्विपमेंट वैलिडेशन रिपोर्ट का मतलब ये होता है, जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, आपने माइक्रो पिपेट देखी होगी ना, आपने पिपेट देखी होगी, इस तरह से पिपेट होती है जनरली, ठीक है। इस तरह से पिपेट होती है और यहाँ पर कुछ लिखा रहता है इनमें कि 1 ml की पिपेट है कि 2 ml की है कि 5 ml की है कि 0.5 ml की माइक्रो पिपेट है, ठीक है। माइक्रो पिपेट से आप क्या करते हैं, डिस्पेंस करते हैं किसी भी सैंपल को दूसरे ट्यूब में। तो माइक्रो पिपेट आपकी 1 ml की है, पर ये इसमें से आप जब 1 ml सैंपल ले रहे हैं तो क्या वाकई में ये 1 ml सैंपल ही पिपेटिंग हो रही है कि इससे कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? तब कैसे करेंगे, इसको भी किसी नॉन माइक्रो पिपेट के सापेक्ष क्या करेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे, ठीक है। दोनों में से मेजर करके देखेंगे। पहले हम जो हमारे पास स्टैंडर्ड माइक्रो पिपेट रखी है, जो पहले से वैलिडेट है, कैलिब्रेट है कि हाँ ये हम इससे मेजरमेंट ले रहे हैं तो 1 ml ही आ रहा है, उसके सापेक्ष हम इसको भी वॉल्यूम मेजर करके देखेंगे। पहले उसमें से वॉल्यूम मेजर करके देखेंगे, जो स्टैंडर्ड पिपेट हमारे पास में है उसमें जो वॉल्यूम आ रहा है सेम वॉल्यूम इससे भी पिपेट होना चाहिए, तभी ये आपकी क्या होगी, कैलिब्रेट होगी, प्रॉपर वैलिडेट होगी। और ये जनरली क्या करती हैं, जो कैलिब्रेशन करने वाले हैं हमारे पास में स्टाफ आते हैं, वो इसका कैलिब्रेट करके हमको इसका एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हैं, जिसको हम इक्विपमेंट वैलिडेशन रिपोर्ट भी कह सकते हैं। तो ये भी एक हमारे पास में होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वित्त से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है। जनरली लेबोरेटरीज में आजकल ये चीजें नहीं होती, पर फिर भी पहले इसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड कुछ सम्मिलित रहते थे। तो इसमें सामान्यतः परचेज ऑर्डर, आप लेबोरेटरीज में कोई भी रेजेंट परचेज कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास परचेज ऑर्डर होना चाहिए, उसके बिल्स होने चाहिए, रिएजेंट कंजप्शन कंजप्शन रिकॉर्ड होना, रिएजेंट कंजप्शन रिकॉर्ड होना चाहिए। रिएजेंट आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना रिएजेंट आपका खर्च हो रहा है महीने में या पर डे कितना रिएजेंट आपका, तो रिएजेंट का कंजप्शन रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए। तो रिएजेंट कंजप्शन रिकॉर्ड, परचेज ऑर्डर और बिल सामान्यतः किसमें सम्मिलित होते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेशेंट रिकॉर्ड। पेशेंट रिकॉर्ड में देखिए क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंतर्गत, टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म, टीआरएफ, रिपोर्ट्स, कंसेंट फॉर्म। किसका कंसेंट फॉर्म, पेशेंट का कंसेंट फॉर्म। पेशेंट आपके पास में आता है और वो आप उसकी सैंपलिंग करते हैं, वेनी पंक्चर करके सैंपल करते हैं, ठीक है। तो एक कंसेंट फॉर्म होना चाहिए कि पेशेंट की तरफ से, और उसमें पेशेंट या पेशेंट के जो भी अटेंडर्स हैं या जो भी गार्जियन है वो आपको साइन करके दे कि हाँ ये भी जो भी टेस्ट डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो टेस्ट कराने के लिए पेशेंट जो अपनी सहमति देता है, अपनी तरफ से कंसेंट दे रहा है कि हाँ मैं सहमत हूं, मुझे ये सुई लगाई जाए और मेरा सैंपल लेके मुझे टेस्ट किए जाए। तो एक कंसेंट फॉर्म भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और सैंपल डिटेल आदि सम्मिलित होती है। तो पेशेंट रिकॉर्ड में इसके अंतर्गत टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म, रिपोर्ट्स, कंसेंट फॉर्म और सैंपल डिटेल्स आदि सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड में मैंने आपको 5 चीजें बताई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड होना चाहिए, टेक्निकल रिकॉर्ड होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड होना चाहिए और पेशेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं स्पेसिमेन वाइज रिकॉर्ड हम कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिमेन वाइज रिकॉर्ड कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है सैंपल रजिस्टर, दूसरा होता है रिजल्ट रजिस्टर, तीसरा क्यूसी रजिस्टर मतलब क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर, फोर्थ होता है इक्विपमेंट लॉग बुक और फिफ्थ नंबर होता है रीएजेंट रजिस्टर। तो ये 5 तरह के जो रजिस्टर है वो स्पेसिमेन वाइज रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो सैंपल रजिस्टर में देखिए क्या होगा, सैंपल आईडी होगी, पेशेंट का नेम होगा। देखिए सैंपल रजिस्टर का मतलब सिर्फ है कि जैसे पेशेंट का सैंपल आपके पास में आता है तो एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप पेशेंट का जो सैंपल है उसकी आईडी लिख सकते हैं, पेशेंट का नाम लिख सकते हैं, और उसके बाद टेस्ट क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसमें से क्या क्या टेस्ट आपसे रिक्वायर्ड चाहे गए हैं, कौन कौन से टेस्ट करने हैं आपको पेशेंट में, तो वो सारा कुछ डिटेल आप किसमें करेंगे, सारी डिटेल्स आप सैंपल सैंपल रजिस्टर में आप एंट्री करेंगे, ठीक है। तो सैंपल रजिस्टर हो गया आपका, सैंपल आईडी, पेशेंट का नेम, टेस्ट रिक्वायर्ड, इस रजिस्टर को। और हाँ, इस रजिस्टर को कितने सालों तक संधारित करना है, लगभग 2 साल तक। आपको लगभग नहीं, आपको 2 साल तक ही इस रजिस्टर को संधारित करना है। 2 साल के बाद फिर क्या करेंगे, 2 साल के बाद फिर जो भी लेबोरेटरीज के जो भी हायर ऑफिसर्स या जो भी टेक्निकल ऑफिसर होंगे, 2-3 लोग वहां पर उसके कमेटी बन करके और इस रजिस्टर को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर दिया जाएगा। उसका भी एक प्रोसीजर होता है। जो भी अपने लेबोरेटरीज के या जो भी हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको डिस्पोज करने के या उनको डिस्पोजल करने के का एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं, ठीक है। तो सैंपल रजिस्टर समझ में आया आपको, कुछ नहीं है सैंपल रजिस्टर में, सिर्फ इस तरह से एक रजिस्टर होगा आपके पास में, ठीक है। इस तरह से आपके पास में एक रजिस्टर होगा।
ठीक है। इस रजिस्टर में क्या होगा, यहाँ पे, अब इसको आप समझिए इस तरह से, एक रजिस्टर ऐसे होगा आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होगा, यहाँ पे सैंपल आईडी लिखा होगा, यहाँ पेशेंट की डिटेल होगी और यहाँ पर टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। सीरियल नंबर आप एक कर दीजिए, पेशेंट का नेम हो जाएगा, ठीक है, सैंपल आईडी हो जाएगी और टेस्ट रिक्वायर्ड कौन कौन से। अब मान लीजिए पेशेंट का नेम आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वीरेंद्र शर्मा, यहाँ पर आपने लिख दिया, ठीक है, वीरेंद्र शर्मा। सैंपल आईडी आपने लिख दी 00/2025, ये आपने लिख दी, ठीक है। और टेस्ट नेम, मान लीजिए टेस्ट में आपने लिख दिया सीबीसी, लिख दिया कंप्लीट ब्लड काउंट लिख दिया आपने, ठीक है। मलेरिया टेस्ट लिख दिया, मलेरिया पैरासाइट। टाइफाइड का टेस्ट फॉर विडॉल आपने लिख दिया। बायोकेमिस्ट्री का है आपका, मान लीजिए हेमेटोलॉजी का नहीं है तो आपने लीवर फंक्शन टेस्ट है इसमें, किडनी फंक्शन टेस्ट, जो भी रिक्वायर्ड है, तो जो टेस्ट पेशेंट की स्लिप में होगा, तो इस तरह से आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो ये रजिस्टर जो आपका हो जाएगा, कौन सा रजिस्टर हो जाएगा, सैंपल रजिस्टर हो जाएगा। देखो बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। ये चीजें होती हैं लेबोरेटरी से, हम लोग डेली करते हैं, हॉस्पिटल से पेशेंट आते हैं, उनका सैंपल एंट्री करते हैं, तो बहुत इजी और बहुत प्रैक्टिकल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो सैंपल रजिस्टर में क्या क्या चीजें होंगी, पेशेंट का नाम होगा, सैंपल की आईडी नंबर होगी और टेस्ट रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे, ये सारा कुछ आप इसमें सम्मिलित करेंगे। अब इस रजिस्टर को आपको कितने साल तक संधारित करना है, 2 सालों तक संधारित करना है, ठीक है। अब दूसरा आपका रिजल्ट रजिस्टर, अब आपने सैंपल ले लिया, सैंपल आपका प्रोसेस हो गया, टेस्ट रन हो गया और टेस्ट का रिजल्ट आ गया, तो आपको रिजल्ट रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। तो इसी तरह आपका एक रिजल्ट रजिस्टर होगा जिसमें आप इसी पेशेंट के रिजल्ट की एंट्री करेंगे। उसमें क्या होगा, टेस्ट का नेम होगा, रिजल्ट क्या आया उसका, रेफरेंस रेंज क्या है इसकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें सम्मिलित होंगी, आपके रिजल्ट रजिस्टर में। और इस रजिस्टर को कितने वर्षों तक आपको रखना है, 5 वर्षों तक इसको संधारित करना है आपको, 5 वर्ष कम से कम आपको संधारित करना है, ठीक है। और 5 वर्ष के बाद क्या करेंगे, फिर वही प्रोटोकॉल, एक कमेटी बनेगी जिसमें एक लैब ऑफिसर होगा या जो भी आपके पैथोलॉजिस्ट होंगे वो, और बाकी हॉस्पिटल के जो टीम मेंबर होंगे, वो 4-5 लोग मिलकर कमेटी बना के और इस रजिस्टर को प्रॉपर वे में डिस्पोज करा के कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका क्यूसी रजिस्टर। क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर, डेली कंट्रोल वैल्यूज, आप डेली जो टेस्ट लगा रहे हैं मशीनों पर, डेली जो आपको कंट्रोल वैल्यू आ रही है, उसमें आप क्या करेंगे, उसका डेली कंट्रोल चार्ट प्रिपेयर करेंगे। इसी तरह रजिस्टर होगा, आजकल तो डिजिटल LMIS का जमाना है, डिजिटली पूरे कंट्रोल जो है चार्ट निकल आता है, बने बनाए चार्ट निकल आते हैं, बस आप उसको फाइल में एडजस्ट करके रखिए, फाइलिंग कर करके रखते जाइए। तो डेली कंट्रोल जो वैल्यूज आएगी, मीन वैल्यू जो निकलेगी, ठीक है, मीन वैल्यू, SD, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब आपने पढ़ा होगा ना, कोएफिशिएंट वेरिएशन, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ा होगा, हेमेटोलॉजी में है ये सारी चीजें, ठीक है। तो डेली कंट्रोल वैल्यूज हो गई, मीन वैल्यूज हो गई, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, SD वैल्यूज हो गई। इस रजिस्टर को 5 वर्षों तक संधारित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इक्विपमेंट लॉग बुक। इक्विपमेंट लॉग बुक में आप क्या करेंगे, मेंटेनेंस कब कब आपने मेंटेनेंस उस मशीन कराया, उसमें क्या करेंगे, सीरियल नंबर रहेगा और लाइन से यहाँ पर पूरी मशीनों के नाम रहेंगे, नेम ऑफ इक्विपमेंट रहेगा, जैसे आपका सेंट्रीफ्यूज लिखा है, सेकंड नंबर पे आपका इंक्यूबेटर लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे आपका इलाइजा रीडर लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर पे आपका बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर लिखा है, सबका इक्विपमेंट आईडी यहाँ पे लिखी हुई होगी, ठीक है। आपने कब इसको कैलिब्रेट किया है, कब इसका यहाँ पे कैलिब्रेशन डेट होगी, तो आप एक डेज लिख के आएगी, ये कैलिब्रेशन हुई है, जैसे कि कैलिब्रेशन डेट आपने लिख दी इस पे कि ये आज कौन सी डेट, 17/10/25 को ये कैलिब्रेट हुआ है, आज 17 तारीख है, 17/10/2025, ठीक है। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है ये 18/10/25 हो जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। तो इक्विपमेंट लॉग बुक में मेंटेनेंस कैलिब्रेशन या इसे इक्विपमेंट की लाइफ, हाँ, अब ये जो इक्विपमेंट लॉग बुक है, इसको, इसमें मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड रहता है, और साथ ही साथ इसे कब तक संधारित करेंगे, जब तक कि वो इक्विपमेंट आपके पास में, जब तक वो इक्विपमेंट प्रॉपर फंक्शनल है। जैसे इक्विपमेंट खराब हो जाता है, वो इक्विपमेंट अगर कंडम है या वो नॉट रिपेयरेबल है, तो फिर आप उस इक्विपमेंट के लाइफ तक ही आप इस रिकॉर्ड को रखेंगे, इसके बाद वो रिकॉर्ड भी डिस्पोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएजेंट रजिस्टर। रिएजेंट रजिस्टर में क्या क्या होगा, लॉट नंबर होगा, जैसे रिएजेंट का सीरियल नंबर एक लिख दिया, अब हमने लिख दिया रिएजेंट रजिस्टर में, सबसे पहले हमने लिख दिया कोई भी एक रिएजेंट का नाम आप बता सकते हैं, जैसे कि हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का रजिस्टर, ठीक है, ये केमिकल रखते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो भी रिएजेंट है वो हमने रखा। इसका जो लॉट नंबर आएगा, वो लॉट नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए, लॉट नंबर यहाँ पे लिख देंगे, लॉट नंबर, ठीक है। क्या लॉट नंबर है इसका,
इसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट लिखेंगे, ठीक है, और आपने कब रिसीव किया ये करके प्रॉपर साइन करके उसको आप रखेंगे। तो ये रिएजेंट रजिस्टर हो जाएगा। सारे रिएजेंट इसी तरह से आप रखेंगे और इन रजिस्टरों को आपको 2 वर्षों तक संधारित करना, ठीक है, 2 वर्षों तक संधारित करेंगे। तो ये आपका हो गया स्पेसिमेन वाइज रिकॉर्ड, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एकदम आसान भाषा में सरल से सरल शब्दों में आपको समझा सकूं और बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको बता सकूं, जिससे आपको एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस। अब इस टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस, आप रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड को रख रखाव के निम्नानुसार मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, देखिए 3 मेथड यहां पर मैंने बताए हैं। पहला होता है मैनुअल रिकॉर्ड की, आप रखते हो ना अपने आप डॉक्यूमेंट रखते होंगे, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है, उनको आप एक फाइल बना करके रखते हैं ना। आपने अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपके पास जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास में, उनकी सबकी आप डॉक्यूमेंट रखते हैं ना। तो इसी को बोलते हैं मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग। जैसे मैनुअली आप रखते हो फाइल में, एक पेज में हमने ये रख लिया, फिर सेकंड में, थर्ड में, प्रॉपर फाइलिंग करके। तो मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग यही होती है। रजिस्टर व लॉग बुक में लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए। ये रजिस्टर है हमारे पास में, रजिस्टर या लॉग बुक में लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए। कैसे लेबलिंग होना चाहिए, जैसे ये रजिस्टर हमने ओपन किया, अगर रजिस्टर को हम बंद करें, इसका फ्रंट पेज हम खोले यहाँ पर, तो ये हमारा मान लीजिए फ्रंट पेज है इस रजिस्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस रजिस्टर का हम नाम लिखेंगे, ठीक है। रजिस्टर हमारे पास कौन सा है, इस रजिस्टर का नाम लिखेंगे हम। तो ये रजिस्टर हमारे पास कौन सा है, मान लीजिए मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग रजिस्टर व लॉग बुक में, तो ये हम मान लीजिए इक्विपमेंट लॉग बुक है हमारे पास, इक्विपमेंट लॉग बुक रजिस्टर, इस रजिस्टर का नाम हो गया, ठीक है। इक्विपमेंट लॉग बुक हो गया। अब इसमें डेट ये कब से शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 18/10/2025 से आपने इसको उपयोग में लेना शुरू किया, 18/10/2025 से। फिर इसके बाद जब इस रजिस्टर को आप ओपन करोगे तो प्रॉपर हर पेज में इसकी पेजिंग होनी चाहिए। पूरे पेज की संख्या आपको लिखनी है, एक पेज हो गया, फिर दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, ऐसे पूरी आपको लेबलिंग करना है और इसको सर्टिफाइड करना है, ठीक है। ये प्रॉपर तरीका होता है, देखिए रिकॉर्ड कीपिंग का। तो मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग में रजिस्टर और लॉग बुक में लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए। लेबलिंग मतलब रजिस्टर का नाम, फ्रंट पेज पे आप रजिस्टर का नाम, रजिस्टर की आईडी और डेट, आपने कब से इसको उपयोग में लेना शुरू किया है, तो प्रॉपर लेबलिंग में ये चीजें आ जाएंगी, होनी चाहिए, ठीक है। डेट व सिग्नेचर आवश्यक है, साथ में डेट होनी चाहिए, सिग्नेचर संबंधित जो अधिकारी है, लैब ऑफिसर या आपका जो टेक्निकल सुपरवाइजर या जो भी टेक्निकल ऑफिसर है उनके होने चाहिए, सीनियर लैब टेक्नीशियन भी इसको कर सकते हैं। पेज नंबर ऑथेंटिकेटेड व प्रमाणित होना चाहिए, हर पेज में पेज नंबरिंग होनी चाहिए, ठीक है। आजकल तो प्रिंटेड भी आता है पेज नंबर, आपने की कॉपियों में, नोटबुक में रहता है, तो पेजिंग होनी चाहिए, लेकिन उस पेज को आपको प्रमाणित करना होगा। इसके पहले पेज पे लिखना होगा कि इस रजिस्टर में 100 पेज हैं जिनको प्रमाणित किया गया है, या 200 पेज हैं जिनको प्रमाणित किया गया है, ठीक है। ताकि बीच से आप उसको फाड़ ना सकें, रिकॉर्ड के साथ में आप छेड़छाड़ ना कर सकें, ठीक है। ये भी एक लीगल चीज होती है। आप आपके पास जो रिकॉर्ड है, अगर आपने उनकी प्रॉपर पेजिंग करी है और उनमें सब आप एंट्री कर रहे हैं, आप उस पेज को फाड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने उसको सर्टिफाई किया। हर पेज में आपकी नंबरिंग, वो पेज बीच से गायब नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये लीगल, मेडिको लीगल केस में बहुत प्रोटेक्ट करते हैं आपको ये चीजें। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट। पहला हो गया मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग। मेथड ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस कैसे कैसे हम करते हैं। तो पहली मेथड है मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग, आप मैनुअल तरीके से रजिस्टर बना के उसमें लिख पढ़ के सारी डेटा को एंट्री कर दें। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग जैसे आप अपने मोबाइल में आप रखते हैं ना, ठीक है, ड्राइव पे रखते हैं आप, मोबाइल में आप सारे डॉक्यूमेंट रख रहे हैं, डिजिटल रिकॉर्ड आप कर रहे हैं, ठीक है। डिजी लॉकर में भी लोग आजकल यूज करते हैं, तो उस पर भी आप रख रहे हैं। तो डिजिटल रिकॉर्ड जो आप संधारित कर रहे हो वो डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग के अंतर्गत आएगा। तो मेथड ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस दो तरीके से हो गया, पहला हो गया आपका मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग, दूसरा डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग। डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग में क्या करते हैं, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, LMIS। आपके लैब में एक LMIS सिस्टम होता है, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, LMIS, ठीक है। इसका उपयोग करके आप कंप्यूटर पे, सिस्टम पे अपने फोल्डर बना करके पूरा डेटा जो है डिजिटली आप रख सकते हो। इसमें रिपोर्ट होंगी, QC डेटा होगा, मतलब क्वालिटी कंट्रोल डेटा होगा, पेशेंट की डिटेल्स होगी, डिजिटल फॉर्मेट में सब होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी जो मेथड होती है हाइब्रिड मेथड होती है, ठीक है। देखो मेथड ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस 3 प्रकार से अपन करेंगे।
मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे और हाइब्रिड मेथड करेंगे। हाइब्रिड मेथड में क्या करेंगे, मैनुअल और डिजिटल दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका हो गया, समझ में आ रहा है। अब इसेंशियल रजिस्टर इन बायोकेमिस्ट्री लैब, जो बायोकेमिस्ट्री लैबोरेटरी है उसमें आवश्यक रजिस्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो रजिस्टर से संबंधित है। इसमें देखिए आप, सीरियल नंबर है, रजिस्टर नेम और पर्पस, किस किस पर्पस से रजिस्टर रखते हैं। अभी मैंने आपको बताया सैंपल रजिस्टर के बारे में, तो ऑल सैंपल एंट्री, जितने भी सैंपल आपके पास लेबोरेटरीज में आते हैं, सारी की सारी सैंपल की एंट्री हमको किसमें करनी है, सैंपल्स की डिटेल की एंट्री करनी है कि सैंपल आईडी कौन सी है, पेशेंट नेम कौन सा, और सैंपल रिक्वायर्ड, जो मैंने आपको बताया अभी, रिएजेंट टेस्ट रिक्वायर्ड कौन कौन से, इसके पहले मैंने आपको बताया। तो सैंपल रजिस्टर में हम सारी एंट्री करेंगे, ऑल सैंपल्स एंट्री, सारे सैंपल की एंट्री करेंगे, सैंपल का आईडी क्या है, पेशेंट का नेम क्या है, और टेस्ट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। ठीक है, दूसरा होता है टेस्ट रिजल्ट रजिस्टर। टेस्ट रिजल्ट रजिस्टर में जो फाइनल रिजल्ट जनरेट होकर आएगा उसकी एंट्री हम करते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या है इसके बारे में। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर, जिसमें डेली क्यूसी ऑब्जर्वेशन हम करते हैं कि डेली क्वालिटी कंट्रोल चार्ट जो हमारे पास में होते हैं उसके बारे में हम इसमें एंट्री करते हैं। ठीक है, फिर होता है इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इसमें लॉग बुक आपकी रहेगी इक्विपमेंट मेंटेनेंस की। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर रहेगा, इसमें भी रिकॉर्ड करेंगे सारी चीज इंस्ट्रूमेंट के बारे में। नेक्स्ट है आपका रिएजेंट प्रिपरेशन रजिस्टर, रिएजेंट कब कब आपने प्रिपेयर किया है, कब कब आपके पास में आया है रिएजेंट, जैसे कि डेट हो गया, लॉट नंबर हो गया, एक्सपायरी डेट हो गई है ना, ये सारी चीज यहाँ पे रिएजेंट प्रिपरेशन रजिस्टर में करेंगे। नेक्स्ट आपका स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर में जनरली क्या होता है कि आपके पास में कितना स्टॉक है और कितना आप अभी करंट में यूज कर रहे हो, मतलब रिएजेंट इन्वेंटरी से संबंधित रहेगा ये सारी कुछ चीजें इसमें। नेक्स्ट और लास्ट है आपका वेस्ट डिस्पोजल रजिस्टर, आपकी लेबोरेटरी में जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको आप अलग अलग कलर कोडेड बिन में रखते हैं, वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट करके रखते हैं। तो जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट आप ट्रैक करोगे कि कितने बायोमेडिकल वेस्ट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारी चीजें आपको वेस्ट डिस्पोजल रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी कि रेड कलर की बकेट में कितना वेस्ट निकला पर डे का, ब्लू में कितना आया है, ब्लैक में कितना आया है, ठीक है, और येलो में कितना आया है। अलग अलग अपन करते हैं ना बायोमेडिकल वेस्ट में, अलग अलग कोडेड कलर कोडेड डस्टबिन होती हैं, पूरे बायोमेडिकल वेस्ट को अपन सेग्रीगेट करते हैं ताकि क्या करें, पॉल्यूशन जो भी है इसमें से ना हो पाए, और अस्पताल के प्रबंधन के बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन की। ठीक है, तो ये आपका इसेंशियल रजिस्टर इन बायोकेमिस्ट्री लैब में ये हुआ। अब देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट रिकॉर्ड। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट रिकॉर्ड मतलब इक्विपमेंट रिकॉर्ड कैसे होने चाहिए, तो प्रत्येक इक्विपमेंट का एक अलग लॉग बुक होना चाहिए। जैसे आपके लेबोरेटरीज में बहुत सारे इक्विपमेंट है, इंक्यूबेटर हो गया, वाटर बाथ हो गया, हॉट एयर ओवन हो गया, बायोकेमिस्ट्री का एनालाइजर जो भी है वो हो गया, सेंट्रीफ्यूज हो गया, तो जितने सारे इक्विपमेंट हैं आपके पास में सबका अलग अलग लॉग बुक होना चाहिए। ठीक है, अब इस लॉग बुक में क्या क्या चीजें किन किन बिंदुओं के आधार पर जानकारी सम्मिलित होना चाहिए, तो प्रत्येक इक्विपमेंट का एक अलग लॉग बुक होना चाहिए जिसमें निम्न बिंदुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो कौन कौन से बिंदु, पहला हो गया इक्विपमेंट नेम, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर। ठीक है, तो इक्विपमेंट का नेम होना चाहिए, उसका मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर, ये मशीन पे ही होता है। ठीक है, जो इक्विपमेंट है उसके कहीं पर फ्रंट साइड में या बैक साइड में आपको मशीन के मॉडल नंबर या सीरियल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा होना चाहिए डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, वो मशीन या वो इक्विपमेंट कब इंस्टॉल हुआ आपकी लेबोरेटरी में, तो डेट ऑफ इंस्टॉलेशन होना चाहिए। साथ ही साथ इस एक इंस्टॉलेशन रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास में जिसमें डेट मेंशन होती है कि ये इक्विपमेंट आज इस लेबोरेटरी में इंस्टॉल हुआ है। तीसरा कैलिब्रेशन डिटेल होना चाहिए, उस इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन के साथ साथ एक कैलिब्रेशन डिटेल भी होना चाहिए। चौथा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, हर 6 महीने में या हर 2 महीने में एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है कि हाँ ये मशीन जो है, इक्विपमेंट जो है वो सही ढंग से काम कर रहा है। इसके बाद अगर बीच में कहीं पर वो ब्रेक डाउन होता है या उसकी सर्विसिंग होती है, उसका मेंटेनेंस होता है, तो ब्रेक डाउन या सर्विस रिकॉर्ड भी होना चाहिए। और लास्ट में एक पॉइंट जिसमें सिग्नेचर ऑफ टेक्नीशियन होना चाहिए। तो इन बिंदुओं के आधार पर सारी जानकारी जो है इस रिकॉर्ड में सम्मिलित होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड। अब क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड में क्या होनी चाहिए, जो भी टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं वो पूर्णतः रिलायबल है या नहीं है, इसका पता किससे लगेगा, क्वालिटी कंट्रोल से लगेगा। ठीक है, तो पर डे आप लेबोरेटरीज में क्या करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे। तो क्या क्या क्यूसी रिकॉर्ड या क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड से लैब टेस्ट की रिलायबिलिटी का पता चलता है कि लैब टेस्ट जो आप परिणाम दे रहे हैं मरीज को वो विश्वसनीय है कि नहीं है, आपने सही ढंग से टेस्ट लगाया है या आपकी मशीन ने सही रिजल्ट प्रोवाइड किया या नहीं। तो लैब टेस्ट की रिलायबिलिटी का पता किससे चलेगा, क्यूसी रिकॉर्ड से चलेगा। क्यूसी रिकॉर्ड मतलब क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें किन किन बिंदुओं को सम्मिलित होना चाहिए, पहला है डेली क्यूसी रिजल्ट एंट्री, डेली क्वालिटी कंट्रोल रिजल्ट जो है उसको आपको एंट्री करना चाहिए। दूसरा लीवी जेनिंग्स चार्ट, एलजे चार्ट भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसके बारे में कभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा।
एलजे चार्ट एक होता है जो एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल का ही पार्ट होता है, ठीक है। एलजे चार्ट मेंटेन किया जाता है लेबोरेटरीज के द्वारा। तीसरा होता है मीन वैल्यू। एसडी मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, सीवी मतलब कोएफिशिएंट वेरिएशन, और इसका कैलकुलेशन होना चाहिए। मीन वैल्यू, एसडी और सीवी कैलकुलेशन आपका होना चाहिए इस लिस्ट में। और लास्ट में करेक्टिव एक्शन नोट, अगर कोई रिजल्ट एरर आ रहा है तो उसके लिए आपने क्या करेक्टिव एक्शन लिया है, किस तरह से उस रिजल्ट को, उस टेस्ट को दोबारा से परफॉर्म करके उसका सही रिजल्ट प्राप्त किया है, ये आपको इसमें सम्मिलित होना चाहिए। तो ये आपका मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड हो गया। अब देखिए स्टोरेज एंड सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। स्टोरेज एंड सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि इस रिकॉर्ड को आप, अब इसके बारे में हालांकि मैंने आपको बताया ये कब कितने समय तक रखना चाहिए। तो स्टोरेज एंड सिक्योरिटी का मतलब है कि संधारित कैसे करना है, सिक्योरिटी कैसे करना है, रिकॉर्ड की सुरक्षा व संग्रह हमें कैसे करना चाहिए। तो प्रॉपर कब बोर्ड्स में या सेल से, प्रॉपर अलमारियों में अच्छी तरह से प्रॉपर उसको एक व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। दूसरा फायर प्रूफ या वाटर प्रूफ फाइल स्टोरेज। फायर प्रूफ या वाटर प्रूफ फाइल स्टोरेज का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि कई बार किसी तरह की कुछ इमरजेंसीज होती हैं, कैजुअलिटीज होती है, जिसमें आप रिकॉर्ड को आप अच्छी तरह से सुरक्षित कर पाए। ठीक है। कॉन्फिडेंशियल पेशेंट रिकॉर्ड को लॉक एंड की या पासवर्ड, अगर डिजिटल रिकॉर्ड है तो प्रॉपर जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है उनको आपको क्या करना है, पासवर्ड लगा करके रखना है। और या तो आप सेल्स में लॉक एंड की का यूज करके भी पेशेंट के रिकॉर्ड को मैनुअली रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है अगर डिजिटल रिकॉर्ड है तो डिजिटल बैकअप होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्सेस ओनली टू ऑथराइज्ड पर्सन है, केवल जो ऑथराइज्ड पर्सन है पेशेंट के रिकॉर्ड तक, पेशेंट की रिपोर्ट्स तक उन्हीं ऑथराइज्ड पर्सन को एक्सेस करने की अनुमति रहती है। तो अननेसेसरी जो अनऑथराइज्ड पर्सन होते हैं उन तक रिपोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिटेंशन एंड डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स। अब रिटेंशन कैसे करते हैं, डिस्पोजल कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल से आपको बता चुका हूं, पर फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में समझिए। जैसे कि टेस्ट रिपोर्ट को आप 5 इयर्स तक रखते हैं। इक्विपमेंट लॉग को आप कब तक रखते हैं, टिल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, जब तक इक्विपमेंट आपका सही है, कंडम नहीं हुआ है, या जब तक वो वर्किंग है या फंक्शनल है, तब तक आप उसके लॉगबुक को संभाल कर रखते हैं। पेशेंट सैंपल को, रिकॉर्ड को आप 7 डेज तक रख सकते हैं। ठीक है। लास्ट है आपका इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का क्या महत्व होता है, तो देखिए रिकॉर्ड्स का ही तो सबसे ज्यादा महत्व है। ठीक है। आप जो भी वर्क करेंगे लेबोरेटरी में, जो भी काम करेंगे, सारी चीजें आपके रिकॉर्ड ही आपको शो करेंगे आपने कितना काम किया। आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी लेबोरेटरी के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वही प्रदर्शित करते हैं। तो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उससे बहुत ज्यादा उसी से शो होगा। तो लेबोरेटरी में एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। आपकी लेबोरेटरी की विश्वसनीयता बढ़ती है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपके द्वारा जो काम किया गया लेबोरेटरी में, जो टेस्ट लगाए गए हैं, जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से प्रमाणित है और रिलायबल रिजल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट लीगल एक्रीडेशन में आसानी, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। पेशेंट सेफ्टी सुनिश्चित होती है। ठीक है। एरर डिटेक्शन व करेक्टिव एक्शन संभव होता है, कहीं पर अगर कुछ एरर हो गया, कुछ गलती हो गई, कोई मिस्टेक हुई है, तो उसको आप सुधार सकते हैं करेक्टिव एक्शन के द्वारा। तो प्रॉपर अगर रिकॉर्ड है आपके पास में तो उससे आपको मदद मिलती है। और डेटा एनालिसिस व रिसर्च में, जैसे मैंने बताया ना आपको, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस में भी आपको इसमें हेल्प मिलती है। तो डेटा एनालिसिस और रिसर्च में मदद मिलती है आपको। ठीक है। अब देखते हैं कॉमन एरर्स इन रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है। कॉमन एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं रिकॉर्ड कीपिंग में। आपने इतना सारा कुछ किया, रिकॉर्ड कीपिंग किया, उसको मैनेज किया, उसका मेंटेनेंस किया, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपसे हो सकते हैं, कुछ कॉमन एरर्स भी हो सकते हैं रिकॉर्ड कीपिंग में। तो देखते हैं कौन कौन से कॉमन एरर हो सकते हैं। सबसे पहला इनकम्प्लीट एंट्री, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं हम, जल्दबाजी में जब काम करते हैं तो एंट्री जो होती है कई बार इनकम्प्लीट होती है। ये कई बार पेशेंट का बर्डन ज्यादा होता है, भीड़ ज्यादा होती है लेबोरेटरीज में, तो कुछ एंट्री जो होती है वो इनकम्प्लीट हो जाती है। ठीक है। तो सबसे कॉमन एरर है इनकम्प्लीट एंट्री। इसके बाद मिसिंग डेट या सिग्नेचर, डेट मिस कर देते हैं हम, सिग्नेचर मिस कर देते हैं, बहुत कॉमन सा एरर है, कॉमन सा मिस्टेक है। ओवर राइटिंग या यूज ऑफ पार्टनर, कई बार पेशेंट ज्यादा होते हैं, एक पेशेंट जगह दूसरे की एंट्री, दूसरे की जगह किसी और की एंट्री हो जाती है, तो ओवर राइटिंग हो सकता है उसमें, या व्हाइटनर का हमको यूज करना पड़ता है कई बार। ठीक है। वह देखिए बहुत कॉमन से एरर हैं, बहुत छोटे छोटे एरर हैं, जिसको हम सुधार भी सकते हैं, और डेली की रूटीन की प्रैक्टिस में ये चीजें हम कम से कम हमसे हो सकती हैं। ठीक है। अनलेबल्ड फाइल या रजिस्टर, किसी रजिस्टर का हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से लेबल नहीं है, वो फाइल लेबल नहीं है। ठीक है। और लास्ट है नो बैकअप फॉर डिजिटल रिकॉर्ड, अगर आपने रिकॉर्ड को मैनुअली रख के डिजिटल रखा है, तो डिजिटल में अगर कभी कई बार होता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आ रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सिस्टम आपका सही नहीं है, तो आपका जो बैकअप है वो होना चाहिए डिजिटल रिकॉर्ड के लिए। ठीक है। वरना एक साथ सारे के सारे रिकॉर्ड आपके चले जाएंगे। तो अब लास्ट में देख लेते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन। हमने
मैनेजमेंट और मेंटेनेंस रिकॉर्ड के बारे में इतना डिटेल से आंसर पढ़ा है, डिटेल से सारी कुछ देखी है, तो इस डिटेल का क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन हो सकता है? तो देखिए, रिकॉर्ड मैनेजमेंट लेबोरेटरी की बैकबोन है, बिल्कुल सही है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट लेबोरेटरी की वर्क बैकबोन है, आपको सैंपल कलेक्शन से लेकर रिजल्ट देने तक, इसके बाद उन रिकॉर्ड को रखने तक में ये सारा कुछ काम आपको आपका कौन करेगा? रिकॉर्ड ही आपको बताएं कि आपने क्या काम किया है, आपने सही किया है, गलत किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, या आपने उतना अच्छा काम नहीं किया। तो बिल्कुल पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी एक लेबोरेटरी की जो छवि होगी, एक लेबोरेटरी की जो रिलायबिलिटी होगी, विश्वसनीयता होगी, वो विश्वसनीयता कहां से पता चलेगी? वो पता चलेगी आपकी रिकॉर्ड से पता चलेगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट लेबोरेटरी की बैकबोन है, बिना सही रिकॉर्ड के कोई भी लेबोरेटरी अपनी क्वालिटी व विश्वसनीयता प्रमाणित नहीं कर सकती है। ये इस पूरे के पूरे वीडियो का, पूरे के पूरे इस टॉपिक का ये सार निकल के आता है कि देखिए रिकॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने लगभग 1 घंटे के इस वीडियो में हमने मैनेजमेंट और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के बारे में डिटेल से आपको सारी चीजें बताई हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आता आया हो तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बायोकेमिस्ट्री के अभी और भी जो टॉपिक है सिलेबस से, हम सारा कुछ कवर करेंगे। बायोकेमिस्ट्री का आपको मॉडल पेपर भी उपलब्ध करवाएंगे, और 1 बाय 1 करके हम हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सिलेबस कवर करके उनके क्वेश्चन आंसर आपको सारा कुछ इसी वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवा सके। थैंक यू सो मच।